आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 2025 समाप्त हो गया और 2026 प्रारंभ हो गया। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अग्रसर हो, और जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठाकुर जी आप जिस भी परमात्मा को जिस भी रूप में मानते हो वो आप पे असीम कृपा करें। आज हम लोग गुप्त वंश पढ़ते हैं। गुप्त वंश में हमें देखने को मिलता है, तो हमें जो इम्पोर्टेंट शासक है हमें 10 देखने को मिलते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। यह सब हमें शासक, जो इम्पोर्टेंट शासक है, हुए तो बहुत सारे इसमें, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट शासक हैं हम लोग उनसे आपसे चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक इनको माना जाता है, श्रीगुप्त को इनको संस्थापक माना जाता है। और जो संस्थापक के साथ साथ कहा जाता है कि जो श्रीगुप्त थे यह कुषाणों को यहाँ कार्य करते थे। क्या इनके यहाँ कुषाणों के यहाँ, कुषाणों के ये सामंत थे, उनके यहाँ यह नौकरी करते थे। तो यह नौकरी करते थे, तो जब कुषाणों को अंत हो गया तो यह अपनी राजधानी ढूंढने के लिए, सामंत थे तो पैसा था, सामंत थे तो पैसा होना ही था, तो इसके साथ ही यह लोग अपनी राजधानी ढूंढने के लिए यह उत्तर प्रदेश से निकलते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश को उन्होंने वर्ता दी। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को वर्ता दी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे? कौशाम्बी में। कहाँ पे? कौशाम्बी। कौशाम्बी को इन्होंने अपनी राजधानी माना, यहीं पे ये लोग बस गए, इसकी हमें जानकारी मिलती है। तथा यह खुद को विष्णु के उपासक मानते थे। किसके? वैश्य थे, व्यापार करते थे, तो वैश्य थे, किसके यहाँ नौकरी करना, वैश्य में गिनती आती थी उस समय। तो यह वैष्णव मानते थे, विष्णु के उपासक थे। कौन? ए वंश इसका, विष्णु का यह वंश विष्णु का उपासक, मतलब विष्णु भगवान को जाना यह वर्ता में रखते थे। तथा देखें तो इन्होंने और घटोत्कच ने, इन्होंने सामंत, इन दोनों ने कभी भी राजा की उपाधि धारण नहीं की। किसकी? राजा की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने भी राजा की उपाधि धारण नहीं की और ना इन दोनों ने राजा की उपाधि धारण नहीं की। अगर इस वंश के हम वास्तविक संस्थापक माने या वास्तविक राजा माने तो हम चंद्रगुप्त को मानते हैं। चंद्रगुप्त को इनके बारे में हमें पढ़ने को जाना मिलता है और इनको इस वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी शादी लक्षवी, उस समय पे एक जो महाजनपद था लक्षवी, उनकी राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया। उसी उपलक्ष्य में इनने कुमार देवी से जो विवाह किया। किसे? कुमार देवी से। लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से। कुमार देवी और राजा रानी के, इसके राजा रानी के सिक्के चढ़ाए। किसके? राजा रानी के इन्होंने सिक्के चलाए। इस प्रकार हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तथा इन्होंने महाराजा धीराज की, किसकी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी? महाराजा धीराज की। ये उपाधि है महाराजा धीराज की, इन्होंने उपाधि धारण की। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र शिक्षा का, वो भी शिक्षा का उस समय उज्जैन शिक्षा केंद्र किसको? उज्जैन को बनाया उस समय।
जो आज हमारे महाकाल विराजमान होते हैं यहाँ पे, उज्जैन को इन्होंने बर्ता दी और उज्जैन को अपनी शिक्षा की राजधानी इन्होंने घोषित किया है। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने उज्जैन में तो अपनी की ही, तथा इन्होंने महिलाओं के प्रति शिक्षा के अभाव ज्यादा रखे। मतलब अभाव बोले तो इन्होंने शिक्षा तो दी महिलाओं को, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं को इन्होंने शिक्षा दी। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा बाल विवाह, इन्हीं के समय हमें क्या बाल विवाह देखने को मिलता है। इनके समय बाल विवाह प्रारंभ, किसके, इनके द्वारा बाल विवाह की हमें जानकारी प्राप्त होती है। और हम एक और देखें तो इनकी जानकारी प्रभावती गुप्त, कौन की, प्रभावती गुप्त अभिलेख से, कौन सा, प्रभावती अभिलेख जो ताम्र अभिलेख है, उससे श्रीगुप्त के बारे में हमें वर्णन मिलता है। ऐसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा पारा का आविष्कार इसी वंश के द्वारा हुआ। किसका, पारा, इसी वंश के द्वारा हमें देखने को मिलता है। इसका पारा, जैसे हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं, पारा है मरकरी के नाम से जानते हैं। तथा इस वंश में सर्वाधिक मुद्राएं भी बनी। कौन सी, सबसे ज्यादा गरुड़ मुद्राएं, कौन सी, इस वंश के द्वारा गरुड़ मुद्राएं सबसे ज्यादा इस वंश में प्रारंभ हुई। कौन सी, गरुड़ मुद्राएं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस समय गुजरात बंगाल तमिलनाडु वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। कौन सी, वस्त्र के लिए प्रमुख हमें केंद्र बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु देखने को मिलते हैं। तथा इस वंश में सोने की मुद्राएं, दीनार, कौन सी, सोने की मुद्रा को दीनार, चांदी की रुपयक, दीनार और रुपयक चांदी की मुद्राओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह मुद्रा इस वंश के द्वारा प्रारंभ। तथा शतरंज, कौन सा, शतरंज, शतरंज की भी प्रारंभ इसी वंश के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। शतरंज का खेल जो है इसी वंश ने प्रारंभ की, इसकी भी जानकारी हमें इस के द्वारा प्राप्त होती है। तो एक और हमें जानकारी प्राप्त होती है, हुंडों का आक्रमण। कौन सा, हुंडों का आक्रमण, हुंडों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। कौन, किसके द्वारा, स्कंदगुप्त समय हुआ, इनके समय हुआ। हम आगे विख्यात रूप से पढ़ेंगे, हम तो ऊपर ऊपर की आपको जानकारी शेयर कर रहे हैं थोड़ी सी। और सती प्रथा की अभिलेख, एरन अभिलेख से हमें प्राप्त हुई 510 ईसा पूर्व की। ठीक है, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। तथा कुमारगुप्त, जो कुमारगुप्त हैं, इन्होंने अश्वमेध की भी चर्चा में इनके काल में खंड में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे होंगे समुद्रगुप्त के बारे में। कौन सा, समुद्रगुप्त, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका, इनका पुत्र ये थे। ठीक है, कहा जाता है ये इनका बचपन का नाम कांच था। कांच, क्या था, बचपन का नाम कांच। बचपन का नाम क्या था, कांच था। और कांच आक्रमणकारी तथा विस्तारवादी रहे। कौन से, तथा अशोक के विपरीत इन्हें देखा जाता है। कौन से, अशोक के समान या विपरीत इन्हें देखा जाता है। इन्होंने आर्यव्रत, जो उत्तर भारत था, जिससे हम लोग आर्यव्रत कहते थे उस समय, आर्यव्रत को तो इन्होंने जीता, जीतकर पूरे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत को पूरे जीत के अपने शासनकाल में मिला लिया। लेकिन दक्षिणाव्रत, जैसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, वहाँ के 12 राज्यों को तो इन्होंने जीता, लेकिन अपने अधीन नहीं किया। ये वहां से टैक्स वसूल करते थे। उत्तर भारत को तो जीता, उत्तर भारत जीता, लेकिन दक्षिण भारत 12 राज्यों को कर लेते थे। क्या, कर लेते थे। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखें
तो इन्होंने स्पेन ने सिम्थन ने कौन से सिम्थन ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। अगर हम लोग देखें कोई किसी पे आक्रमण करता है तो एक खूंखार इंसान तो रहेगा ही, मारपीट करने। तो इनकी सिम्थन ने इनको कौन सी नेपोलियन की उपाधि थी। और पुराणों में कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त हैं इनके जो घोड़ा था या इनके घोड़े थे वह 3 समुद्र का जल पीता था। अगर जो इंसान दक्षिण भारत को जीतता है और उनसे टैक्स कलेक्ट करता है तो निश्चित है उसका पूरा अधिपत्य नीचे रहा। अगर नीचे अधिपत्य है तो उधर बिंदास घूम सकता है। वहां पे तो घूम रहा है, कोई वहां पे घूम रहा है तो उसको आजादी तो है ही, तो उसका घोड़ा कहीं भी पानी पिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसका अधिपत्य, समुद्रगुप्त का अधिपत्य नीचे तक था। यह पुराणों में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। और आगे देखें तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराए समुद्रगुप्त ने, और अश्वमेध यज्ञ कर्ता की उपाधि धारण की। 3 यज्ञ होते हैं, उसमें अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ की उन्होंने उपाधि धारण की, इसकी भी हमें जानकारी स्पष्ट रूप से होती है। और हमें एक चीज और होती है, इन्होंने कभी राज की उपाधि धारण की। किसकी? कभी राज की उपाधि धारण की। इस प्रकार इन्होंने ये उपाधि धारण की। अगर हम और देखें, एक इनके संरक्षण में एक बौद्ध भिक्षुक भी रहते थे, यानी वैष्णव संप्रदाय के थे ये लोग। लेकिन हम देखें बंधु करके एक सुबंधु करके एक बौद्ध भिक्षुक थे, वो इनके संरक्षण में रहते थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि यह ओनली विष्णु उपासक थे या विष्णु भगवान को मानते थे, वह सब धर्म को लेके चलते थे। हाँ, ये जन्म से हिंदू थे लेकिन कर्म से सब धर्मों को मान लेके चलते थे। इस प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा दक्षिण भारत के इन्होंने पूरा दिग्विजय किया, मतलब पूरी विजय प्राप्त की। साथ ही एक जानकारी हमें और प्राप्त होती है, मेघवर्धन। कौन से? मेघवर्धन, जो श्रीलंका के राजा थे। श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने बौद्ध मंदिर बनने की अनुमति इनके राज्य में मांगी और उन्होंने अनुमति प्रदान भी की। इसकी भी हमें जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। और हमें देखने को मिलता है जो भी इनके अभियान रहे, इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख से स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रयाग प्रशस्ति लेख से इनके अभियानों की स्पष्ट हमें जानकारी मिलती है। तथा प्रयाग के जो अभिलेख हैं उसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है, जो जहांगीर था उसने भी अपने लेख स्पष्ट रूप से लिखवा दी है। इसकी जानकारी हमें भी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होती है। और हम और देखें तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि महाविग्रह इनके दरबारी कवि थे, तथा शांति का दूध भी इन्हें कहा जाता है। विग्रह को समुद्रगुप्त ने अपनी एक पुस्तक लिखी, कृष्णचरित्र। कौन सी? कृष्णचरित्र पुस्तक लिखी, जिस कारण से कविराज की उपाधि धारण की। ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने इनके एक सिक्के भी प्राप्त होते तथा इनको बीड़ा बजाने का शौक था। उस वेशभूषा में इनके सिक्के भी छपे हैं। इसी समुद्रगुप्त के हमें इस सब जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। तथा जो इनके सिक्के हैं मयूरी शैली में, कौन से? मयूरी शैली में हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमें इनके बाद रामगुप्त मिलते हैं। रामगुप्त के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त ये दोनों भाई थे, और इनकी जो पत्नी थी, रामगुप्त की जो पत्नी थी देवी, वो
चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम कर बैठती हैं, इनसे प्रेम कर बैठती है देवी। देवी इनसे प्रेम कर बैठती हैं और इनको मरवा देती हैं, रामगुप्त को। लेकिन हमें एक और जानकारी प्राप्त होती है। हमारे हिस्ट्री के जाने माने सर मनोज सर ने हमें स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त दी है, जो यूपीएससी क्रैक कर चुके थे 1998 में, और पीसीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। दोनों जॉब उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक आक्रमण होता है, जब रामगुप्त राजा बन जाते हैं तो एक आक्रमण हो जाता है, और वो आक्रमण रामगुप्त नहीं जीत पाते हैं, तो चंद्रगुप्त जाते हैं, चंद्रगुप्त उनको हरा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो रामगुप्त की छवि खराब हो गई थी प्रजा के सामने, लेकिन एक छवि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उभर के सामने आई थी। कैसे उभर के सामने आई थी? तो कहा जाता है यही छवि के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है ऑटोमेटिक। इन्होंने चंद्रगुप्त नहीं मारा, ऑटोमेटिक मर जाते। मरने के बाद राजपाट इनके अंदर आ जाता। लेकिन यह बृहंत है कि सही है, ये आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। और अगर हम देखें तो इसकी जानकारी, इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हमें विशाख दत्त की पुस्तक देवी जी चंद्रगुप्तम से जानकारी प्राप्त होती है, जिससे देवी गुप्त चंद्रम से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग चंद्रगुप्त को पढ़ा रहे हैं। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त इन्होंने शको का अंत किया, जिसका शको का अंत किया। और जो हम आक्रमण की आपसे चर्चा कर रहे थे वह शको का ही आक्रमण था। शको का अंत किया इन्होंने, ठीक है। शको का अंत किया। शक विजेता भी कहा जाता है। कौन सा? शक विजेता भी कहा जाता है। और तथा इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। किसकी? परम भागवत की। उपाधि धारण की, इसकी हमें जानकारी में प्राप्त होती। तथा इन्होंने विक्रम आदित्य की, किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसे हम लोग संस्कृत में सूरवीर के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया विक्रमादित्य किसका नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के महानतम शासकों में गिनती होती है। इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। तथा इन्होंने इनके समय ब्रज शैली के सिक्के का निर्माण करा। कौन से? ब्रज शैली के सिक्के के निर्माण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तथा इन्होंने चांदी के भी सिक्के चलाए। किसके? चांदी के भी सिक्के चलाए। तथा यह न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। जो न्याय करते थे यह सोने के सिंहासन पर बैठ के, पत्थर के सिंहासन पर। किसके? पत्थर। पत्थर का एक कुर्सी नुमा सिंहासन था, उस पर स्वयं बैठते थे तथा लोग नीचे खड़े होकर फरियाद सुनाते थे। जिसको जो गलती होती उस समय उस हिसाब से सजा दी जाती थी। यह उनके साथ एक यह प्रक्रिया थी। और हम आगे देखें तो इनके सर्वोदय का विस्तार अगर हम देखें तो हिंदू धर्म का होगा। लेकिन हम इनके पिता के बारे में देखें समुद्रगुप्त में, तो इन्होंने श्रीलंका के राजा को बौद्ध मंदिर बनाने की तथा बौद्ध संरक्षण भी किया। लेकिन जी हिंदूवादी इस पर हमें जानकारी प्राप्त होती है विशाख दत्त की पुस्तक से। इस प्रकार में इनकी देखने तथा इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे।
9 विद्वान रहते थे जिन्हें 9 रत्न की उपाधि इन्होंने दी थी। कितनी? 9 रत्न की उपाधि दी थी। देखे तो कालिदास जो संस्कृत के लेखक थे, कौन से? कालिदास संस्कृत के। अमरदास देखें तो एक कवि थे, कौन? कालिदास, अमरदास और बहराय मीर। बहराय मीर भी देखने को मिले। तो खगोलक विद्यार्थी और धनवंतरी। धनवंतरी आयुर्वेदिक थे। हम देखें तो धनवंतरी, लोग धनवंतरी को धन के देवता मानते हैं। धनवंतरी आयुर्वेदिक देवता है, आयुर्वेदिक देवता। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके दरबार में फरयान भी आया, कौन? चीनी विद्वान फरयान भी आया, जिसकी हमें जानकारी फो क्यू की पुस्तक से हमें इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हमें अगला शासक कुमारगुप्त देखने को प्राप्त होता है। कौन सा? कुमारगुप्त शासक देखने को प्राप्त होता है। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इसकी स्थापना इनके द्वारा ही की गई। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। इसको ही ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, महायान शाखा। ये हॉस्टल देने वाली, बच्चों को रहने वाली पहली शाखा थी शिक्षा की। लेकिन इसके पहले राजा तक्ष ने, किसने? राजा तक्ष ने एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जिसे हम तक्ष विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो इस समय के पाकिस्तान में है और रावलपिंडी जिले में। कौन से? रावलपिंडी जिले में हमें देखने को मिलता है। लेकिन हॉस्टल व्यवस्था इन्होंने नालंदा वालों ने कुमारगुप्त के समय हमें देखने को प्राप्त होती है। इसके बाद हम अगर देखें तो 1198 में, 1198 बख्तियार खिजली ने, किसने? बख्तियार खिजली ने इस विश्वविद्यालय का अंत कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। इस प्रकार बख्तियार खिजली ने इसका अंत कर दिया। अगला शासक में स्कंदगुप्त देखने को मिलता है। कौन सा? स्कंदगुप्त हमें देखने को प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार कराया, सुदर्शन झील का, और पाणदत्त के नेतृत्व में कराया। जिसके? पाणदत्त के नेतृत्व में इनका कराया। इसकी हमें जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। तथा जूनागढ़ अभिलेख से, कौन से? जूनागढ़ अभिलेख से हुंडों के आक्रमण की